डिसाइसिव समय आ गया है। एकदम बैलेंस पे चीजें हैं, आर होंगी या पार होंगी। क्या बलूचिस्तान बांग्लादेश बनेगा या पाकिस्तान आर्मी इस पूरी मूवमेंट को, इंडिपेंडेंस की मूवमेंट को दबा लेगी और पाकिस्तान आर्मी का कब्जा बलूचिस्तान पे रहेगा। हालात वही हैं जो 1969, 1970, 1971 में बांग्लादेश में हो रहे थे, पर बांग्लादेश अपनी इंडिपेंडेंस पा गया। वैसे ही हालात बलूचिस्तान में हैं, पर क्या बलूचिस्तान सक्सेसफुली इंडिपेंडेंट हो पाएगा? क्या जिस तरह बांग्लादेश अलग हो गया, बलूचिस्तान की वही कंडीशंस हैं कि अलग हो पाएगा? क्योंकि बांग्लादेश भारत के बॉर्डर पे था और भारतीय सेना वहां पे गई थी और वो तरह से फ्रीडम ले पाए थे। यहाँ पे क्या सिचुएशंस में जो डिफरेंसेस हैं, उससे बलूचिस्तान की लड़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशंस कैसे सिमिलर हैं। अब बांग्लादेश की महिलाओं की इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि किस तरह आर्मी ने वहां पे अत्याचार किए थे। ये गार्डियन का आर्टिकल है जहां पे वो बता रही हैं महिला के किस तरह हम लाशों की तरह पड़ी थी और आर्मी ने हमारे साथ क्या क्या दुष्कर्म करे, किस तरह उन्होंने कैंप एस्टैब्लिश कर दिए थे महिला के साथ अट्रॉसिटी करने के लिए। या फिर ये रिपोर्ट है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कि किस तरह महिलाओं को पकड़ पकड़ के पूरे विलेजेस के साथ ऐसा किया था। यही बात बलूचिस्तान में बहुत सारी महिलाएं बहुत देर से कह रही हैं। ये 2016 की रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। बलूच लिबरेशन एक्टिविस्ट, वर्ल्ड बलूच वुमन प्रेसिडेंट नीला कादरी बलूच डिमांड कर रही है कि यूनाइटेड नेशंस क्यों ध्यान नहीं दे रहा हमारी महिलाओं पे क्या अत्याचार हो रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे और अत्याचार हो रहे हैं। पर क्या ये सफिशिएंट है? क्या सिविल सोसाइटी बाहर आ गई है? क्या मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है? क्या बलूचिस्तान के लीडर्स खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, या जो बेनिफिट्स पा रहे हैं वो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ है? इन सबको डिस्कस करने के लिए 2 हफ्ते पहले डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी आए थे और आप सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि उन्होंने किस तरह एक एक पहलू को एक्सप्लेन किया डिटेल के अंदर। उस समय इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रहा था। अब इंडियन मीडिया इतना बलूचिस्तान पे ध्यान दे ही नहीं रहा, वो अपने अपने भारत में बहुत सारे इश्यूज हैं उस पर ध्यान दे रहा है। पर बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि 2 हफ्ते में जब एक तरह से इंडिपेंडेंस इतनी सामने है पर फिर भी दूर है, तो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? डॉक्टर मिर्जा एग्जाइल में लंदन बैठे हुए हैं। वैसे मोस्ट फ्रीडम मूवमेंट्स एग्जाइल से ही चलती हैं। चार्ल्स डी गॉल जो फ्रांस को इंडिपेंडेंस दिला रहा था जर्मनी से वर्ल्ड वॉर 2 में, तो लंदन ही बैठा हुआ था। लेनिन एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न यूरोप और लंदन ही बैठा था, क्योंकि आप बाहर से अपने देश में लिंक्स एस्टैब्लिश करके बहुत चीजें डिस्कस कर सकते हैं। और आज डॉक्टर मिर्जा ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हेड करी। मैंने उनका ट्वीट देखा कि किस तरह वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक मूवमेंट लीड कर रहे हैं, वहां पे लोगों से बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी क्या होना चाहिए, पीओके में भी क्या होना चाहिए। तो थैंक यू डॉक्टर मिर्जा कि आपने टाइम निकाला। बहुत और सारी जानकारियां, क्योंकि आपके पास ऑन ग्राउंड है, पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा भी है और जो बूट्स ऑन ग्राउंड है वहां से भी है। तो एक विस्तार में ओवरऑल क्या स्थिति है आज की, थोड़ा बलूचिस्तान पे बताइए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो एक किस्म का ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। अब आज ईद का दिन है और आज कराची के साथ साथ बलूचिस्तान के हर शहर में औरतों ने, बच्चों ने, लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं मारंग बलोच के लिए और सीमीदीन बलोच की रिलीज के लिए प्रोटेस्ट किए हैं। और ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में ईद के ऊपर जो है वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे घर वाले जो है वो लापता हैं, वो डिसअपीयर किए गए हैं। तो वो चैन से नहीं बैठते, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो जिंदा है, ये भी नहीं पता कि वो मार दिए गए हैं। इसमें जो सूरत हाल है इस वक्त वो मुजाहरे तो हो रहे हैं हर जगह, और पूरे जो है वो बलूचिस्तान में आज मुजाहरे हुए, कल भी होंगे मुजाहरे। और इन मुजाहरों में बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो शरीक हो रही है। लेकिन इनका मुतालबा जो है वो डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई है। पहले ये मुतालबा जब डॉक्टर साहब को गिरफ्तार किया गया था
तो इनका मुतालबा आज़ादी और मारंग बलोच की रिहाई था। अब आज़ादी का जो नारा है वो लोग दैट करने से नजर आ रहा है इन प्रोटेस्ट में, और डॉक्टर मारंग बलोच की जो रिलीज, अनकंडीशनल रिलीज फ्रॉम जेल, वो डोमिनेट कर रहा है। और इन सारों को वो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी यानी BYC कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब ये है कि BYC जो है उसकी मांग आज़ादी नहीं है, उसकी मांग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि मिसिंग पर्सन्स का जो इशू है इसको एड्रेस किया जाए एट द हाईएस्ट लेवल, और वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए ही ये बात करते हैं। जब BYC के लोगों से मैं बात करता हूँ कि आप लोग क्यों नहीं आज़ादी का नारा उठाते, तो वो कहते हैं कि इसलिए कि अगर हमने आज़ादी का नारा लगा दिया पब्लिक में तो वो पाकिस्तान हमें दिल्ली के साथ जोड़ देगा, और इसलिए हम जो है वो ये नारा नहीं लगा रहे। मैं आई डोंट बाय इनटू दैट। डॉक्टर मिश्रा, मैं एक सेकंड आपको, क्योंकि जो लोग जानते नहीं डॉक्टर मारंग बलूच कौन है, क्या मूवमेंट है, क्योंकि पिछली बारी आपने BLA की बात की थी, तब हमने डॉक्टर मारंग बलूच की बात नहीं की थी। तो पहले आप थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब कर दें, उनका अरेस्ट डिस्क्राइब करने के वो सिचुएशन क्या है एक्चुअली, तो फिर थोड़ा ऑडियंसेस के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, डॉक्टर मारंग बलूच तो जब यंग थी बिल्कुल, तो उनके फादर को उठा लिया था एजेंसियों ने। उसके कुछ साल बाद, गालिबन 3 साल बाद, उनके फादर की म्यूटिलेटेड यानी मसख शुदा लाश मिली थी। तो फिर डॉक्टर मारंग बलूच बचपन से ही जो है वो मुजाहरों में और जुलूसों में शामिल नहीं है, क्योंकि उनका अपना बाप मारा गया था इसमें। फिर वो डॉक्टर बन गई, और जब वो डॉक्टर थी उस वक्त वो बड़ी पढ़ रही थी, तो एक्टिव थी। फिर वो डॉक्टर बन गई, हॉस्पिटल में कोटा का जो है वहां पे वो जॉब करती हैं। और ये बनाई गई थी बलोच यकजहती कमेटी, जिसका इंग्लिश में इसको कहते हैं बलोच सॉलिडेरिटी कमेटी। ये एक कैंपेन ग्रुप था जिसका मकसद ये था कि जो बलोच मिसिंग पर्संस है इसके मामले को हाईलाइट किया जाए, इसको मीडिया के सामने लाया जाए, और फिर इंटरनेशनल मीडिया के सामने लाया जाए, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के सामने किया जाए। और चूंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग लापता हैं, तो इसने बहुत जल्दी जो है वो लोगों के अंदर अपनी जगह बना ली इस कैंपेन ग्रुप में, और ये बड़ी फैल गई कैंपेन ग्रुप। पिछले साल नवंबर दिसंबर में डॉक्टर मारंग बलोच को बलोच यकजहती कमेटी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था, राइट। तो डॉक्टर मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी ये बेसिकली मिसिंग पर्संस और जो अब्डक्शन होती हैं इसके खिलाफ एक कैंपेन ग्रुप है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा बाअसर हो गया है, इसका बड़ा इन्फ्लुएंस है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में अब। और लोग ये कहते हैं कि हम सियासी पार्टी नहीं है, लेकिन इनका असल रसूख सियासी पार्टियों से भी बहुत ज्यादा है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से भी ज्यादा है। अब मसला ये है कि एक ऐसी स्टेज आ जाती है तहरीक आज़ादी में, आज़ादी के आंदोलन में, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स में एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब सारी फोर्सेस कन्वर्ज कर जाती हैं एक एजेंडे पे, और वो होती है नेशनल लिबरेशन। जब BLA ने 27 मार्च को ये हमले किए, उससे पहले मारंग को अरेस्ट किया गया था। गालिबन 21 या 22 मार्च को वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बाहर बैठी थी, तो वहां पे बड़ी बदतमीजी के साथ उनको अरेस्ट किया गया, और उनको जो है इन द बैकड्रॉप ऑफ जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग उनको अरेस्ट किया गया, वहां से उनको जेल भेज दिया। तो वहां से एकदम जंगल में आग की तरह जो है ना वो सिविल सोसाइटी के अंदर, देहातों में, शहरों में वो लोग मुजाहरे करने लग गए और एहतजाज शुरू हो गया। और सो मच सो के जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लीडर हैं सरदार अख्तर मेंगल, जो कुछ अर्सा पहले तक असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने भी असेंबली से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने कहा कि ये रेड लाइन क्रॉस कर दी है पाकिस्तान ने,
हमारी बहनों को, हमारी बेटियों के इन्होंने चादरें उतारी हैं, तो ये वी कांट स्टैंड दैट एनी मोर। हालांकि ये 70 साल से हो रहा है, लेकिन इस वक्त चूंकि पूरी सोसाइटी का प्रेशर है, वो लोग जो पाकिस्तान की असम्बलियों में आज तक बैठे रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह हल्फ उठाया कि वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज, यानी नजरिया पाकिस्तान, दो कौमी नजरिया और जना और ये वो, इसके इसका दिफा करेंगे, इसको डिफेंड करेंगे, और दे विल रिमेन लॉयल टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो बड़ो लीडर्स जो है वो अब घबरा रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने, अवाम उनसे पूछ रही है ना कि भाई आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो इस्तीफा अभी स्पीकर ने मंजूर नहीं किया। एक्सक्यूज मी। तो वो इस्तीफा देके बाहर आ गए, और बाहर आकर उन्होंने ऐलान किया कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। और वो लॉन्ग मार्च उन्होंने वर्ड एक जगह वहां से शुरू किया कोयटा के लिए, लेकिन वो मसूम में लक्कास के मकाम पर रोक दिया गया। पिछले 3 दिन से वो वहां रुका हुआ, और आज ईद भी उन्होंने वहां की। तो उन्होंने भी ये साफ लफ्जों में कल एक्सक्यूज में बयान दिया है कि मेरी लॉन्ग मार्च का मकसद जो है वो डॉक्टर मारंग बलोच और दूसरी जो यंग वुमन है उनकी रिहाई है। यानी वो भी आजादी का नारा नहीं लगा रहे, और वो थ्रू आउट जो है एक बड़ा हिपोक्रेटिक किस्म का उनका स्टांस रहा है कि वो पाकिस्तान से शिकायत ये करते हैं। उनके बयान देख लें आप, वो कहते हैं जी हमारी पाकिस्तान ने नहीं सुनी, हमारी पाकिस्तान की सरकार ने नहीं सुनी, और अब जो है वो हमारे भी कंट्रोल से बाहर चले गए हालात। यानी कि हम कंट्रोल करना चाहते थे, हम कर सकते थे, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी, अब हम क्या करें। डॉक्टर मिर्जा, बेसिकली अब 3 ग्रुप्स हो गए। एक जी हो गया पीएलए, जो अग्रेसिव मिलिटेंट लड़ाई कर रहा है ना, वो तो वॉर की होगी। दूसरी हो गई डॉक्टर महरूम बलूच, जो एक तरह से सिविल सोसाइटी है, जिनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि आपने भी बताया कि 7,000 10,000 लोग मिसिंग हैं, जिसमें महिलाओं के साथ किया हुआ, और उनके फादर की तो टॉर्चर्ड बॉडी भी मिली है। और तीसरा हो गया पॉलिटिकल पार्टीज, जो बलूचिस्तान में चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतती हैं, और जाके पार्लियामेंट में बैठती हैं। तो जी इन तीनों का जो इंटरप्ले है, वो अब इस समय किस तरह चल रहा है? क्योंकि बेसिक जंग तो ये शुरू हुई या अटेंशन आया बीएलए के एक्शन के बाद, और आपने बताया किस तरह जो लोग हथियार से इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, वो सारे स्प्लिंटर स्प्लिंटर ग्रुप्स जुड़ गए हैं बीएलए के अंदर। वो जी। एक तरह से कोऑर्डिनेशन हो ब्रास के अंदर ब्रास। ब्रास। सो मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि इन सब का जो इंटरप्ले है, थोड़ा वो आप बताइए कि क्या क्या संगठन की, किस ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है इस पूरी स्ट्रगल में, और कौन सिंसियरली लड़ रहा है और कौन बेनिफिट्स के लिए सिर्फ अपीयरेंसेस के लिए कर रहा है। तो इंटरप्ले इन तीनों का क्या है? देखिए, जहां तक जो जंग लड़ रहे हैं उनकी तादाद बिटवीन 5 to 7,000 बताई जाती है, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट तादाद का तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक अंदाजा है कि ये 5 से 7 हजार जो है बलोच संचार जो है लड़ रहे हैं। ये हाईली ट्रेंड है, ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। आप देखें ना, चंद लोग एक पूरी ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं, और उसको फिर इतने दिन रखते हैं हाईजैक, फिर उनको सॉर्टिंग करते हैं उसकी, फिर सारा उसमें, मतलब है कि ये कच्चा पक्का काम नहीं है। ये पूरे इलाके की रैकी की गई, सिलेक्शन की गई, स्पॉट कहाँ होगा, फिर टेक्निकल जो उनकी ऑपरेशनल विंग है उसने वहां बम लगाया, फिर मतलब है पूरा एक ये है। तो ये दे आर वेरी हाईली ट्रेन। फिर आप देखें कि अभी और हाईजैक भी डॉक्टर साहब आर्मी की ट्रेन को किया, एक सिविल आर्मी की ट्रेन, हाँ जी आर्मी की ट्रेन, जो ये तो वो पुरानी कॉबॉयज फिल्म में हम देखते थे, तो उसमें देखते थे मैक्सिकन जो है उन्होंने स्पेनिश आर्मी की ट्रेन हाईजैक कर ली, कॉबॉय फिल्मों में याद है ना, वो पुरानी वो देखते थे। तो ये वही ड्रामा हुआ है। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि इन्होंने तो ये काम किया, और 27 मार्च से लेके कल रात तक 88 अटैक्स कर चुके हैं ये पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। 88 88। इनका सिर्फ एक बडोर शहीद हुआ है, शर्मचार। पाकिस्तान फौज के इन्होंने सैकड़ों मार दिए हैं इन 28 दिनों में, जिसका मतलब ये हुआ कि 11 मार्च से लेके अभी तक जो है
वो 20 दिन में इन्होंने लगभग 600 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए और इनके टोटल अगर देखें तो सिर्फ 13 मरे हैं, जिनमें 12 वो हैं जो जिन्होंने खुद को खुद ही मारा है गोली से लास्ट बुलेट फिलॉसफी के तहत, और जो एक शहीद हुआ है परसों गालिबन, वो लड़ते लड़ते शहीद हुआ है अपने इलाके में, वो लड़ते लड़ते वो वहां मारा गया। तो इसका मतलब ये है कि इनका प्रोफेशनलिज्म इतना हाई स्टैंडर्ड का है कि ये दुश्मन के तो मार रहे हैं, लेकिन अपना इन्होंने कई रास्ते बनाए होते हैं कि कैसे हमने रिट्रीट करना है, क्योंकि ये हिट एंड रन है, ठीक है ना। तो ये तो लड़ रहे हैं आजादी के लिए खुले आम। लास्ट बुलेट फिलॉसफी थोड़ा आप इलाबोरेट करेंगे, क्या है इनकी आप लास्ट बुलेट जो फिलॉसफी बोल रहे हैं? लास्ट बुलेट फिलॉसफी ये है कि आपने अटैक किया एक कैंप के ऊपर, मिलिट्री कैंप पे अंदर घुस गए, मारदार की, कब्जा कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की आई रेस्क्यू मिशन या जो भी है, ये हेलीकॉप्टर भेजे उन्होंने, आप लड़ते रहे, आपका पूरा एम्यूनिशन खत्म हो गया। तो ये जेब में एक गोली रखते हैं, वो फिर ये गोली निकालते हैं, अपनी गन में डालते हैं, यहाँ पे अपने आप को फायर मार लेते हैं। यानी दुश्मन के हाथ जिंदा नहीं हमने आना, उसको कहते हैं फदाई, फिदा हो जाना, अब हो जाना। हाँ, अब ये तो क्लियर है। और इन्होंने तो बिल्कुल जो रूरल एरिया से हाईवेज गुजरती है उनको ब्लॉक भी कर लेते हैं, कई कई घंटे तक तलाशियां लेते हैं, स्नैपचैट ही करते हैं। प्रॉब्लम दो बल्कि तीन जगह पे आ रही है, और प्रॉब्लम एक तो आ रही है BYC की, कि BYC जो है वो रिफॉर्मिस्ट है इन दिस एसेंस। जाहिर है बिल्कुल मिसिंग पर्सनस का मसला बहुत गंभीर मसला है, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये गंभीर मसला पाकिस्तान के साथ रहते हुए हल नहीं हो सकता, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को उठाया जाता है वो इसीलिए उठाया जाता है कि वो पाकिस्तान की जो कब्जागिरी है इसको पसंद नहीं करते या इसके खिलाफ है। तो ये तो किस्सा खत्म नहीं होगा, तो लेकिन वो रिलक्टेंट है आजादी का नारा देने से। और ऐसी जो तहरीकें होती हैं वो रियासत को पसंद होती हैं, स्टेट को पसंद होती हैं, क्योंकि वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए जो है वो एहतजाज कर रही हैं। वो रियासत के स्टेटस को चैलेंज नहीं कर रही, द रिलेशन बिटवीन प्रोविंस एंड द सेंटर को चैलेंज नहीं कर रहे, वो गिला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है, हमारी बात सुनो, हमारे कॉलेज बना दो, हॉस्पिटल बना दो, हमारे लोगों को मत उठाओ, जिनको उठाया उनको बाहर दे रहा हो। तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट नैरेटिव है, और वो कहीं और लीड करता है फिर फाइनली। सारा आपस इन वे डिवाइड करता है, जो अगर इस डिवाइड नहीं करता, उससे भी खतरनाक काम करता है, वो मैं बताता हूँ आप। डिवाइड नहीं करता, उससे भी खतरनाक काम करता है। डिवीजन ऑफ नैरेटिव तो ऑलरेडी मौजूद है ना, एक कहता है आजादी लेनी है, एक कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करना है। तीसरा जो दूसरा जो इसमें एलिमेंट है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेट्स का, जो आपने जिक्र भी किया कि वो इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव में जाते हैं, मेंबर बनते हैं, वहां जाके बलूचिस्तान का रोनर होते हैं, और क्रोकोडाइल टीयर्स वो वहां पे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, और बेनिफिशियरी है वो पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है उसके भी वो बेनिफिशियरी है, क्योंकि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, मिनिस्ट्रियां लेते हैं, गवर्नर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और फिर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बनते हैं, तो वो बेनिफिशियरी है। अच्छा, तीसरा एलिमेंट जो है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टूडेंट्स का, कि जब भी नेशनल लिबरेशन मूवमेंट अपने बिल्कुल इंतहाई यानी कि फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो रही होती है, उसको वहां से आगे स्टूडेंट लेके जाते, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस लेके जाते। वो यंग होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वो जोशीले होते हैं, और वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। उनको आप करप्ट नहीं कर सकते इंटेलेक्चुअली, क्या ना। तो वो उनका हार्मोन लेवल भी बड़ा जबरदस्त होता है, और वो जो आप टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, वो जो भी है वो पंप हुआ होता है, और एड्रेनलिन चल रही होती है, और वो फिर जो है डू और डाई क्या करते हैं,
वो एलिमेंट टोटली मिसिंग है सुख बलूचिस्तान में। और मुझे लगता ये है कि उसकी तैयारी नहीं किसी ने की, क्योंकि स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए बड़े कई साल काम करना पड़ता है, स्टडी सर्कल लेने पड़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ानी पड़ती है, रेवोल्यूशन जो कामयाब हुए उनकी भी, जो नाकाम हुए उनकी भी, उसको फिर अपने जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस है उसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है उन चीजों को, वो देखा जाता है सारा कुछ। तो वो मुझे लैक है उसका। अब क्या होता है, जो लैक है वो तो लैक है, वो तो चलो वो एक इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। एक बड़ी क्यूरियस सिचुएशन है, क्योंकि जैसे आपने कहा हिस्टोरिकली स्टूडेंट्स हमेशा सबसे ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, और अगर किसी भी एरिया के रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बलूचिस्तान बहुत पुअर है पंजाब से रिसोर्सेज वाइज, पर कैपिटा वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो स्टूडेंट सबसे पहले प्रोटेस्ट करते हैं, बिकॉज उनको बहुत लंबा फ्यूचर सामने होता है। जैसे आपने बोला एनर्जी है, तो ये एक अनोमली क्यों है बलूचिस्तान में कि महिलाओं की तो बहुत वीडियोज आई, जैसे आपने बोला, मैं भी देखी, आपने भी ट्वीट करे, आप प्लीज ऑडियंस से जाके डॉक्टर मिर्जा के ट्विटर को भी फॉलो कीजिए, बहुत वीडियोज वो ट्वीट कर रहे हैं इसके पे। पर जो आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स नहीं है, इसका क्या विशेष रीजन है कि स्टूडेंट्स नहीं है? आप कुछ इस पे लाइट शेड कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अनयूजुअल है ये। इसकी दो तीन वजूहत है ना। इसकी जो है, एक तो वजह इसकी ये है कि जो BSO थी, ब्यूरो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेशुमार जो लीडिंग कैडर था उसको पाकिस्तान ने मार दिया है या जेलों में डाल दिया है। तो वो जो फर्स्ट लीडरशिप थी उनकी, वो उन्होंने कर दी है, खत्म कर दी है। लेकिन फिर भी वो तो होता ही है। लेकिन एक मतलब है कि ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं लिया गया बलूचिस्तान में कि स्टूडेंट्स के स्टडी सर्कल और स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करें। और ये प्रॉब्लम हमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी ये प्रॉब्लम है, और गिलगित बल्तिस्तान में भी ये प्रॉब्लम है कि उनको अभी तक मेरे इतने समझाने के बावजूद भी स्टडी सर्कल की अहमियत का पता नहीं है। और स्टडी सर्कल करता क्या है? लेकिन स्टडी सर्कल एक तो कैडर तैयार करता है, दूसरा वो जो कैडर तैयार होता है वो क्या करता है, वो आजादी की जो इंडिविजुअल विल होती है ना, मतलब आप चाहते हैं आजादी, मैं नहीं चाहता, वो चाहता है, ये नहीं चाहता, ये इंडिविजुअल विल जो होती है इसको वो यूनिवर्सल विल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जब तक ये सोसाइटी में फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और नेशनल लिबरेशन का कॉन्सेप्ट, जज्बा और नजरिया यूनिवर्सल विल नहीं बनता उस सोसाइटी का जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, उस वक्त तक वो कब्जा खत्म करने की तरफ पेशकदमी नहीं कर सकता, वो एडवांस नहीं कर सकता उस तरफ। फौज का ये लफ्ज है पेशकदमी, कि एडवांस जो करती है फौज, उसको कहते हैं पेश, यानी आगे, कदमी यानी कदम बढ़ाना, आगे कदम बढ़ाना। तो अब जो सिचुएशन है जहां आके स्टक हो गई है, वो ये नजर आ रहा है, मुझे जो नजर आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ और लोगों के और तज्जिये हो सकते हैं, कोई मेरा कोई तज्जिया कोई ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से उतरा है। जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि अख्तर मेंगल जो है, इसका जो धरना है, इसका जो लॉन्ग मार्च रुक के रहा है लखपास पे, ये आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट इनको थका रही है और फ्रस्ट्रेट कर रही है। और ये जो जुलूस कर रहे हैं महारन बलोच के लिए, ये भी हुकूमत इजाजत दे रही है कि ठीक है निकालो, हम नहीं निकालते महारन को। और महारन को रो अंदर रख कर वो चाहते हैं कि ये मुजाहरे कर करके ये थक जाए, मूवमेंट थक जाए। ये उनकी मुझे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा लगता है। और जो मैं पहले कह रहा था, आपने कहा था कि ये डिवाइडेड तो है, मैं ये कहता है इससे भी खतरा वो ये है कि फिर यही जदजती कमेटी तो एक वक्त में इतनी रेवोल्यूशनरी, इतनी फॉरवर्ड लुकिंग, इतनी बाकी नजर आती है, यही बलौर जदजती कमेटी जो है आजादी के रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाएगी, सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। और इसी तरह से अख्तर मेंगल साहब का जो मार्च है वो भी आजादी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। डॉक्टर मिर्जा बहुत इंटरेस्टिंग कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जो मरांग बलूच को अरेस्ट किया, ये बेसिकली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट गेम आउट कर रहा है कि प्रेशर कुकर की सीटी हल्की सी निकाली जाकर
ना बिल्ड हो, लोगों को बिजी करवा दो, महीने 1.5 महीने बाद जब मारांग बलूच को आप छोड़ देंगे तो वो विक्ट्री कॉल करके मूवमेंट को डिस्पर्स कर सकते हैं। पर एक रिस्क है इसमें, और मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप वहां पे लोगों से बात कर रहे हैं कि मॉब कंट्रोल करना बहुत इजी काम नहीं है। कई बार मॉब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कई बार लगता है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं, कुछ कार्डर्स तो सिंसियर हैं जो निकले हुए हैं बाहर। तो ये लगता है आपको रिस्क के जो मारांग बलूच का क्राउड है वो फ्रस्ट्रेट होके बीएलए की तरफ जा सकता है कि कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। पहले मारांग बलूच के पिता को उठा लिया, फादर को उठा लिया, 7,000 वैसे ही हैं, अब इनको उठा लिया कस्टडी में, इनके साथ क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है। तो ये रिस्क भी आपको दिखता है या ये पाकिस्तान आर्मी ने रीजनेबली कंट्रोल किया हुआ है मारांग बलूच के क्राउड को? देखिए, मारंग बलोच का जो क्राउड है, ये एक उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है गिरफ्तारी का, लेकिन इट इज गोइंग इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान। चूंकि BYC जो है वो आजादी का नारा चूंकि नहीं दे रही और सियासी कैदियों की रिहाई का कर रही है और ये कर रही है, और ये पिछले 70 साल से ये किस्सा चल रहा है, सियासी कैदी रिहा करो, लापता अपराध को बाजियार करो, और वो नहीं होते और अभी भी लोग उठाए जा रहे हैं। तो इस वक्त का जो एक गुस्सा है ना कि हमारी लीडर को पकड़ लिया, हमारी लीडर को पकड़ लिया, वो गुस्सा जो है वो मुजाहरों में, जुलूसों की शक्ल में थकना शुरू हो जाएगा। तहरीकें थकती है, लेथार्जी हो जाती है, खास तौर पर जब एक ऐसा अचीवेबल गोल ना हो। व्हाट इज पॉलिटिक्स, मैंने इसको डिफाइन किया अपने आर्टिकल्स में। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ अचीविंग द पॉसिबल। पॉलिटिक्स इज नॉट अ डॉगमा विच टेक्स यू इनटू अ ब्लाइंड एली। ठीक है ना? तो जो महारंग बलोच की BYC है वो बंद करी में लेके जा रही है बलोच पब्लिक को, क्योंकि दिस इज नॉट अचीवेबल। लापता अफराद की बाजियाबी या लापता होने का जो प्रोसेस है, इसको रोकना, इट इज नॉट एन अचीवेबल गोल। सो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ अचीविंग द पॉसिबल। वो क्या है जो अचीव हो सकता है? ऑल्सो डॉक्टर मिर्जा, जैसे आपने कहा 70 साल से लोगों को किडनैप किया जा रहा है। डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। तो अगर 70 साल से वो उठा ही लें और वो टिक पाए, और मारोंग बलोच की जो पूरी मूवमेंट की कि लापताओं को पता करो, और मारोंग बलोच को ही लापता कर दिया है, तो फिर आपको इंसैनिटी में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अवाम का, जनता का जो कॉन्शियस लेवल है और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की, वो भी बड़ा काउंट करती है। और यहीं पर स्टडी सर्कल में पढ़े हुए लड़के और लड़कियां काम आते हैं, जो फिर इस मॉब, जिसको हम मॉब कह रहे हैं, उस मॉब को कंट्रोल करके उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं। और ये अगर नहीं करते तो फिर यही बलोच यकजहती कमेटी आज़ादी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाए। यही लॉन्ग मार्च जो अख्तर मेंगल का है, ये आजादी की तहरीक की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। और यहाँ पे आके जो BLA रह रहे हैं, इनका और BYC का क्लैश भी हो सकता है। डॉक्टर मिर्जा, तभी मैंने जब ये कॉन्वर्सेशन शुरू करी, मैंने कहा एकदम टिपिंग पॉइंट पे है कि आप BSA की तरफ जाएंगे या मारोंग बलोच, या आप जो बोल रहे हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। पर उसके अंदर एक जो आप कह रहे हैं BLA का सक्सेस रेट बहुत इंप्रेसिव है। 88 ऑपरेशंस 20 दिन में, मतलब 5 ऑपरेशन लगभग आप दिन के कर रहे हैं, 4.5 ऑपरेशन एक दिन में एवरेज निकाल रहे हैं। नहीं, 4.5 कहाँ, ये तो 27 तारीख का बता रहा हूँ ना, 27, 28, 29, 30, 4 दिन में 88। इतनी कोऑर्डिनेशन, 20 ऑपरेशन एक दिन में, हाँ जी, बिल्कुल। इंटेलिजेंस, आर्मानेंट, कार्डर, कमिटेड पीपल जो लास्ट बुलेट ऑपरेशन ले, तो वो तो एक स्टीम पकड़ी हुई। आपने पिछले भी बताया किस तरह कई आर्मी मैन अपनी पोस्ट छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो लड़ने को रेडी नहीं है, इस सैलरी के लिए अपनी जान देने के लिए रेडी नहीं है, उनका टेरेन नहीं है। और US जैसी आर्मी भी अफगानिस्तान हो या गई, रशिया जैसी हो, अफगानिस्तान हो छोड़ के गई, वियतनाम हो छोड़ गई। अगर टेरिटरी आपकी नहीं है, तो जो टेरिटरी का एडवांटेज लोकल का है वो कमिटेड लोकल्स का है,
वो लॉन्ग रन में आप उसके अगेंस्ट नहीं जीत सकते अंडर मॉडर्न सिस्टम। पहले तलवार वलवार के समय आप कर सकते थे, आज कोई भी एक राइफल लेके कर सकता है, तो बहुत रिस्की है। तो ये बीएलए का आप स्ट्रेंथ क्या देख रहे हैं और सस्टेनिंग पावर कितनी है बीएलए की स्पेसिफिकली, कि ये वो लड़ सकते हैं कॉन्टिन्यूसली, या उनके अभी तो बहुत गर्म है पर सस्टेनिंग पावर क्या है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उनका इंटरनल जो सेटअप स्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स वगैरह, या उनकी जो देखिए, जंग कोई भी हो वो पैसे से लड़ी जाती है। सिमोन बोलीवार का आपने नाम सुना होगा, तो उनकी एक सीरीज भी आई थी नेटफ्लिक्स पे, मैंने वो 2-3 दफा देखी है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो स्पेन जाते हैं, स्पेन वो यंग लड़का जाता है, उसको भेजती है फैमिली के, वहां से ये मिलिट्री स्कूल से ट्रेनिंग लेके आएगा। तो वहां एक सीन है जिसमें वो बैठे हुए 8-10 लड़के, और टीचर सामने बैठा है जैसे मैं बैठा हूँ, और वो पूछता है क्लास से, कहता है जंग के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। कौन सी 3 चीजें? कोई कहता है सिपाही होने चाहिए, कोई कहता है असला होना चाहिए, कोई कहता है अच्छे अफसर होने चाहिए, वो कहता है वो कहता है जंग के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, दिनेरो, दिनेरो, दिनेरो। पैसा, पैसे और पैसा। कोई जंग आप नहीं जीत सकते या लड़ भी नहीं सकते उसको लंबे अरसे तक, अगर आपके पास वाफर मिकदार में फाइनेंस ना हो, पैसा ना हो। और कितना पैसा है बीएलए के पास, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि ये जंग खत्म नहीं होगी। बीएलए ने ऑलरेडी स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने ज्यादा यूथ आ गई है कि हमारे पास जगह नहीं उनको रखने की, और हमारे पास इतने मोर्चे नहीं है। तो लोग तो जा रहे हो। आपने बड़ी अच्छी बात की कि और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बीवाईसी के इससे फ्रस्ट्रेट होकर बीएलए की तरफ बहुत सारा यूथ जा सकता है, उस तरफ जा सकता है। लेकिन एक और खतरा भी है कि वो उस तरफ जाने के बजाय जहादी तंजीमों की तरफ भी जा सकता है। ओ यस, वो उस तरफ भी जा सकता है। तो इस वक्त एक बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। और बीवाईसी जो है, वो अगर उस तरफ जिहादी की तरफ जाएगा तो उसकी स्ट्रगल और प्रॉब्लम तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तुर्की भी है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो उस तरफ जाता है तो पाकिस्तान की ही इनिशियली प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं उससे भी। नहीं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी की प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाती है ना। अभी तो सेकुलर मूवमेंट है, ये सब सेकुलर है, ये जाती नहीं है। तो वो तो जहादियों के साथ मिलके वो तो पीएलए पे ही हमले शुरू कर देंगे। अच्छा, काउंटर वो कौन लीड हाँ, करेगा? आर्म्ड यही कोशिश है पाकिस्तान की, यही कोशिश है कि किसी तरीके से इनके अंदर जंग शुरू हो जाए। यानी बलोच जहादी तंजीमें, पश्तून जहादी तंजीमें जो है, उनको बीएलए के खिलाफ खड़ा किया जाए। मारंग बलोच को जो है वो, जैसा आपने कहा, प्रेशर कुकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मुझे एक बात बताएं आप, ये नोबेल पीस प्राइज जो है, मारंग बलोच के लिए नाम आया है, फिर इमरान खान का नाम आया है, ठीक है। अच्छा, आज तक नोबेल पीस प्राइज भगत सिंह को नहीं मिला, नेताजी को नहीं मिला, हाँ, चे गुवेरा को नहीं मिला, चेयरमैन माओ को नहीं मिला, लेनिन को नहीं मिला, स्टालिन को नहीं मिला, ट्रॉट्स्की को नहीं मिला, फेडरल कास्ट्रो को नहीं मिला, महात्मा गांधी को नहीं मिला। नहीं, महात्मा गांधी एक अलग कहानी है, उसको छोड़े आप, पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो ये क्यों मिलता है? महात्मा गांधी को महात्मा बना दिया उन्होंने, और क्या चाहिए? ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उसका उन्होंने पुतला लगाया हुआ है। तो नेताजी का पुतला क्यों नहीं लगाया, उसका क्यों लगाया? आप समझते हैं कि वेस्ट वाले जो है या अंग्रेज जो है, ये किसी ऐसे हिंदुस्तानी का पुतला पार्लियामेंट के सामने लगाएंगे जिसने उनको वाकई नाको चने चबाए और उनका वो किया? ये जो नोबेल, सुन ले बात, जो नोबेल पीस प्राइज होता है, ये पॉलिटिक्स में या ह्यूमन राइट में उन लोगों को दिया जाता है जो नॉन वायलेंट मूवमेंट्स को प्रमोट करते हैं, बिकॉज दैट सूट्स देयर एजेंडा। जंग उनको सूट नहीं करती, क्योंकि जंग डायरेक्ट
स्टेट के इंटरेस्ट और वेस्ट के जो इंटरेस्ट है उस रीजन में, उनके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, दे डोंट लाइक दैट। तो इस तरह के लोगों को प्रमोट करने के लिए और एक्सेप्टेंस देने के लिए उनकी सोसाइटी और बाहर की सोसाइटी की नोबेल पीस प्राइज मेरी नॉमिनेशन आ गई। क्या बात। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि जब हम बात करते हैं मिस्टर गांधी की, तो मैंने कहा महात्मा पदवी देना आप भारतीयों के लिए वो किस तरह है उस तरह दे रहे हैं, जबकि नोबल इनके रिवॉर्ड में महात्मा गांधी रोल तो एक पूरा सेपरेट टॉपिक है, तो वी शुड नॉट सेपरेट ऑन दैट। बट ये जो आपने बात की, ये प्रॉब्लम तो पूरी जहां पे भी वेस्टर्न पावर्स का रूल रहा है, आप नोबल तो टॉप लेवल हो गया, लिटरेचर प्राइजेस इनके, ये प्लेटफॉर्म देते हैं, पेडेस्टल देते हैं कि अरे इतना बड़ा ये लिटरेचर में इसको अवार्ड, अरुंधति रॉय को नहीं दिया प्राइज। मैं वही बोलना चाह रहा था जो आपने नाम, जो हर वक्त इंडिया गालियां देती रहती है, उसको तो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स ये है कि इंडिया में क्यों पैदा हो गई, वो व्हाइट हाउस में क्यों नहीं पैदा हुई। हाँ, तो भाई ये तो इनकी हमेशा से राज करने की स्ट्रैटेजी रही है कि आप किसी देश के लिए, और ये साउथ अमेरिका में भी करते हैं, ये जो ग्लोबल पावर है ये हर जगह यही कोशिश करती है कि इतना स्टेटस बढ़ा दो आपका। जर्नलिस्ट, भारत के इतने जर्नलिस्ट को ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी में फेलोशिप मिलती है ताकि आपका एकदम स्टेचर बन जाए कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, आपकी पेडिग्री बन जाए, फिर आप भारत में आके सोशल मीडिया से पहले अब मीडिया कंट्रोल कर पाए। पाकिस्तान में भी बहुत सिमिलर प्रॉब्लम्स होंगी ऐसी। पर आपने इमरान खान का नाम दिया, तो उनकी एक स्टेटमेंट है कि इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान पे इम्पोज्ड है वो कैसे रिजॉल्व कर पाएगी कोई इशू। एज अ पाकिस्तानी आई एम डीपली कंसर्न अबाउट द ऑनगोइंग सिचुएशन इन बलूचिस्तान मार्क्ड बाय द शार्प राइजिंग जो सारा हुआ है। तो इमरान खान का क्या वहां पे, उनका क्या रोल चल रहा है, और पॉलिटिकल रोल क्या है? एक तो आर्मी रोल है बलूचिस्तान में, इंटरनल जो पाकिस्तान पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके ऊपर आप थोड़ी लाइट शेड करें कि उसका क्या इम्पैक्ट है, नवाज शरीफ कैंप का, इमरान खान कैंप का, उनके क्या व्यूज चल रहे हैं इस पूरे सिचुएशन को लेके। देखें, इस वक्त तो पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि इजराइल और अमेरिका का जो प्लान है ईरान को करने का काउंटर, चाहे वो हमला हो चाहे वो इकोनॉमिकली हो, उसका वो हिस्सा बन अंडरग्राउंड तो बन ही चुके हैं। अभी 10 लोग गए थे इंटेलिजेंस की इजराइल, अभी अमेरिका भी गए हैं पाकिस्तान से, अमेरिका से 5-7 लोगों जो पीटीआई के इमरान खान पार्टी के टॉप लेवल के लोग थे, उनको DCIS ने पाकिस्तान बुलवाया था, जिनके खिलाफ एग्जिट लिस्ट में नाम दिए हैं, वो हटवा के उनको बुलाया था और उनके साथ मीटिंग की है। और हाँ, और उनको ये कहा है कि अगला इलेक्शन जो है उसमें हम इमरान खान को मतलब है फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये शरायत है। तो समथिंग इज गोइंग ऑन, Imran Khan is no solution to Pakistan's problems or even to Balochistan. He was in power for such a long time. और उसी के दौरान डॉक्टर मारंग बलोच ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया था, इन्होंने तो मिलने की भी जो है वो कोशिश नहीं की, और अख्तर मिंगल भी आए और मिलके चले गए। वो एक हाजिरी होती है ना, देनी होती है हाजिरी, जी हाँ मैं आया था, तो वो है। बाकी पाकिस्तान का कोई कोई भी पाकिस्तान को अब ठीक नहीं कर सकता। कोई आपको लग रहा है कि अब रिकवरी स्टेट पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, जो भी सिचुएशन है? क्योंकि हमने टीटीपी की बात नहीं करी, जो भी 500-700 हमले कर चुके हैं पिछले साल 2 साल में, वो एक अपना ही जो आपने बोला एंगल चल रहा है उनका। तो आप अब उसको, तभी मैंने कहा टिपिंग पॉइंट है, इतनी सारी चीजें अनबैलेंस्ड हो रही हैं। पीओके की अपनी प्रॉब्लम है, टीटीपी की अपनी प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान की अपनी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकली इमरान खान का कुछ सपोर्ट तो है और वो जेल में बैठे हुए हैं, और इतनी देर से जेल में बैठे हुए हैं, उसका भी एक पॉलिटिक्स डिस्टेबलाइज तो रहती है उसके अंदर। इट इज नॉट अ वेरी स्टेबल मैच्योर्ड पॉलिटिक्स इवन वहां पे भी। तो ये जो सारा डेंजरस सा कॉकटेल हो गया है, इससे कितनी वो डिफरेंट एंगल्स। अब आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात दी ईरान वाली, तो क्या ये वो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का रोल था उसके लिए फिर फंड्स ले पाएंगे, पैसा ले पाएंगे अमेरिका से, पूरा अपने आप को लोन एक्सटेंशन ले पाएंगे? थोड़ा सा इस पे बताइए, क्या ये इनके लिए रूट आउट पाकिस्तान अपने लिए समझ रहा है, जो गवर्निंग क्लास है, कि हम इस रास्ते से बच सकते हैं? नहीं, अब तो ये अपने आप को बचा रहे हैं। अभी तो ये अपना सारा पैसा वैसा सारा कुछ बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने बच्चों के डिप्लोमेट पासपोर्ट बनवा रहे हैं कि वीजा की जरूरत ना पड़े। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जो लोग बैठे हैं, चाहे वो हुकूमत में है चाहे हुकूमत से बाहर हैं, जो रूलिंग क्लास है,
एलीट और जो आर्मी है ये नहीं बचा सकती, ये इसको ठीक नहीं कर सकते। पाकिस्तान से सिर्फ एक सूरत में बच सकता है, और वो ये है कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइज्ड जो है रिबेलियन हो और यहाँ रेवोल्यूशन हो, जो इस सारे स्ट्रक्चर को उठा के कराची के समुद्र में फेंके, और उसके नतीजे में पीपल्स मिलिशिया हो जो टेक ओवर करे, और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट हो, और तमाम प्रोविंसेस को जो है ये फुल ऑटोनॉमी दे के इसको फेडरेशन से कन्फेडरेशन में कन्वर्ट करने का ऐलान करें। तो उसके लिए कोई जमीन के ऊपर, कोई ग्राउंड पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेटअप नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये नहीं हो सकता, वो स्टेज खत्म हो सकती। तो आज ना तो कल डॉक्टर मिर्जा जो ये प्रेशर पॉइंट है, चाहे बलूचिस्तान का हो चाहे किसी और का हो, ये कितनी देर चल सकता है? ये प्रेशर पॉइंट तो जैसे आपने बोला पीओके का लेके या टीडीपी का लेके या बोला, कहीं ना कहीं तो वो फट जाएगा। जितना मर्जी ये प्रेशर कुकर की सीटी निकालते रहें, वो कोलैप्स करने की संभावना तो फिर ज्यादा रहती ही रहती है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस एक सेपरेट ही क्राइसिस है जिसपे हम बात ही नहीं कर रहे, कि जो 70 साल से चल रहा है ये तो 70 साल से चल रहा है। ये तो पांचवी अपराइजिंग है, कोई पहली आर्म अपराइजिंग तो नहीं है। ये चल रहा है, फिर कोई सेफ्टी वार आ जाता है। तो अभी ये डिफरेंस है कि ये तहरीक जो है सरदारों के हाथ से निकल के यंग जनरेशन के हाथ में आ गई है, और यंग जनरेशन जो है जाहिर है वो ज्यादा बेहतर होती है। उसके पास एज भी होती है फैक्टर के, उसके पास टाइम भी ज्यादा होता है। जो आज 30 साल का है उसके पास आगे 30 साल मौजूद है, जो 70 साल का है उसके पास 10 साल मौजूद है, मे बी 15 मैक्सिमम। तो वो एक फैक्टर मौजूद है एज का, फिर ये यूथ है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये खतरा है कि BOIC अगर आज़ादी की तरफ नहीं जाती तो फिर ये PLA के लिए एक सैबोटाज फैक्टर का काम कर रही है। यू नो, then they are sabotaging the main program of BLA and the rest। जो मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं उसका ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, चाहते ना चाहते, उसको ये सैबोटाज कर रहे हैं। वरना अब भाई जिस दिन ये हुआ था, हमले हुए, इनको तो तुर्बत में BLA घुस गई शहर में, सड़कों पे कब्जे इधर कब्जे। तो उस वक्त वहां मैंने चीख के बोला था कि अब आर्म्ड बैरिकेड्स की स्टेज आ गई है। इंच बाय इंच जो है सिटीज को अब कैप्चर करना है। उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, महिलाएं, ये होते हैं। तो वो कह रहा था जी बैरिकेड लगाने के लिए खारदार तार कहाँ से आएगी? बस मैं आई कांट बिलीव इट। भाई आप अपने दीवारें तोड़ते हैं, पत्थर उठाते हैं, डालते हैं, घर फर्नीचर लाते हैं। फिर मैंने तस्वीरें भी लगाई यूट्यूब पे, अपने चैनल पे, प्रोग्राम में दिखाया कि ये देखो फ्रांस में बैरिकेड कैसे लगे हैं, ये स्पेनिश सिविल वॉर के बैरिकेड हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो ट्रेनिंग भी दी, और उसके साथ मैंने कहा था कि पावर हाउस जो है वहां से बिजली बंद करें इनकी, मिलिट्री कैंप्स की, चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस, पार्लियामेंट की, पानी बंद करें, ट्रेनें बंद करें, ट्रांसपोर्ट बंद करें, जाम कर दें। और जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, लोड स्टाफ लोकल, वो जाना छोड़ दे, क्रैप्स हो जाएंगे। लेकिन देखो रेवोल्यूशन जो होता है ना, रेवोल्यूशन इट इज लाइक एन ऑर्केस्ट्रा। Each and every instrument has to play the right note at the right time. Then it becomes a symphony. इसी तरह ये रेवोल्यूशन की सिम्फनी है। इसमें ये नहीं हो सकता कि फ्लूट पेल कहीं और बज रही है और जो गिटार है वो कहीं और बज रहा है और ड्रम्स कहीं और बज रहे हैं, तो वो फिर सिम्फनी नहीं है। ये तमाम इसके जो साज हैं वो बजने चाहिए ना इन यूनिसन, फिर जाके सिम्फनी बनती है रेवोल्यूशन की। मिर्जा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, और सच भी है कि BLA के पास कितना पैसा है उस पर डिपेंड करेगा कितनी देर वो लड़ पाएंगे। पर अभी तक जो लड़ पाए, इसके क्या सोर्सेज हैं या र्यूमर्स हैं या क्या चल रहा है कि जो अभी तक इतनी बड़ी इन्होंने सक्सेसेस पाई हैं, 600-700 पाकिस्तानी सैनिकों को इनकाउंटर कर दिया है, अपना कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, 10-12 से ऊपर।
तो ये कुछ क्या इन्होंने रिसोर्स जनरेटिंग एरियाज कैप्चर करे हैं, क्योंकि नेचुरल वेल्थ बहुत है वहां पे बलूचिस्तान में। आपने भी किया कि पूरा चाइना कमर्शियल एक्टिविटीज करना चाह रहा था, यूएस कमर्शियल एक्टिविटीज करना चाहता है, तो हैव दे मैनेज टू हैव सम सोर्स ऑफ इनकम? क्या इन्होंने कुछ ऐसे एरियाज कैप्चर कर ली? देखिए मुझे नहीं पता, और अगर पता है भी तो भी मैं उसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहूंगा। ठीक है ना। हाँ, कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं दूसरों की। क्योंकि वो आपकी कर बात रहे से हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेट देम डू। लेट अस फोकस ऑन their success and the dangers that this revolution is facing right now। वो उस पे हमें फोकस करना चाहिए, उसी पे हम फोकस कर भी रहे हैं, और देखते हैं कि क्या होता है। So, आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वेस्टर्न जो सारी पावर्स हैं उनका क्या इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में? वो किस तरह इस सिचुएशन को इस साल 2025 में देखना चाहते हैं? क्या वो बलूचिस्तान को ऑटोनॉमस देखना चाहते हैं, बलूचिस्तान को एज इट इज स्टैंड स्टिल पे देखना चाहते हैं, पाकिस्तान का बेटर कंट्रोल देखना चाहते हैं? तो जो सारी फॉरेन पावर्स की इन्फ्लुएंस है, कौन कितना रोल प्ले कर रहा है, और आपके हिसाब से किसको क्या एंड गेम है? क्योंकि वो बहुत डिसाइसिव रहेगा बलूचिस्तान के लिए। अगर बलूचिस्तान में किसी की भी अगर कुछ दिलचस्पी है तो उसकी दो ही वजूहत हैं। एक तो ये है कि ट्रेड रूट है टूवर्ड द वार्म वाटर्स एंड सेंट्रल एशिया। दूसरा जो है रिसोर्सेज है, जिसमें सोना है और कॉपर है और बेशुमार जो है वो प्रेशियस अर्थली मेटल्स हैं, और उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है वेस्ट की कंपनियों ने, और सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। तो ये तो यही चाहेंगे कि बलूचिस्तान क्या ये जो है रिबेलियन क्रश हो जाए और पाकिस्तान जो है वो यहाँ अमन कायम करे। चाइना भी यही चाहेगा, ताकि फिर वो पाकिस्तान यहाँ से रिसोर्सेज, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए आए हैं, तो वो अपना पीसफुल एनवायरनमेंट में अपना वो एक्सट्रैक्ट करते रहे यहाँ से प्रॉफिट। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती, फर्ज करें कि लोग ये थी कमेटी और पार्लियामेंटेरियन तो जितनी सियासी पार्टियां हैं ये सारी की सारी जो है आज़ादी का नारा लगाने लगती, और एक कोई कंसोलिडेटेड किस्म की कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई बॉडी बन जाती जो उसको रिप्रेजेंट कर रही होती इन उमंगों को, तो फिर मैं समझता हूँ ये हुकूमतें जो है जिनका मैंने नाम लिया है, ये गवर्नमेंट जो है उनसे बैकडोर से नेगोशिएशन भी करना शुरू कर देती कि ठीक है, इफ यू कम इनटू पावर तो ये जो हमारे एग्रीमेंट है इसका क्या बनेगा, और हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की इसका क्या बनेगा। और फिर वो ब्रोकर करते हैं कोई एग्रीमेंट, और फिर वो आते हैं इनकी मदद के लिए, क्योंकि असल में वो इनकी मदद के लिए इसलिए नहीं आ रहे कि उनको बलूचिस्तान की आज़ादी चाहिए, वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बलूचिस्तान को आज़ाद करवा रहे थे कि ठीक है हमारा हो गया, हमारी बात होगी। आपने कहा ये सेकुलर मूवमेंट है, बट बेसिकली एरिया में फंडामेंटलिज्म हमेशा आती है, तो जो ये रिलीजियस लीडरशिप है उसका क्या रोल? आपने सिविल सोसाइटी स्टूडेंट्स की बात की, जो वहां की रिलीजियस लीडरशिप है वो शिप का कोई रोल नहीं बलूचिस्तान में। रोल खास ये कोशिश कर रहे हैं ना, इन्होंने मौलाना फजल रहमान को भेजने की कोशिश की है, तो उसको लोगों ने बहुत सख्त उसको रिबटल दिया है कि भाई खबरदार यहाँ मत आना। उससे पहले छलांग लगा दी धर्मेंद्र ने, वो पहुंच गया लव मार्च, वरना तो 25 मई का अनाउंसमेंट तो इसने किया था मौलाना फजल रहमान ने कि मैं 25 अप्रैल को लॉन्ग मार्च शुरू करूंगा, तो वो उससे पहले शुरू कर दी। वो तो मौलाना फजल रहमान कौन है? ये डॉक्टर मिर्जा फिक्र इस्लाम लीडर हैं, और हर गवर्नमेंट में ये बैठे होते हैं, कश्मीर कमेटी के ये चेयरमैन रहे हैं, और ये फौज की स्टेपनी है। आप स्कूटी चलाते हैं ना तो साथ एक पीछे पहिया लगा होता है, ये वो है। तो बलूचिस्तान पंचर हो गया पाकिस्तान के लिए, तो अब ये वो स्टेपनी यूज करना चाह रहे थे वहां पे कि इसको फिट करते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। स्टेपनी नहीं हुआ। थैंक यू डॉक्टर मिर्जा, आपने इतना समय दिया और लेटेस्ट सारा बलूचिस्तान का बताया। आने वाले दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।